नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आरएएस टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम में वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसमें भी खास तौर से हम लोग नाइट्रोजन वेस्ट पर बात करेंगे, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के बारे में। ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। पानी में अमोनिया दो तरह से रहता है, नाइट्राइट की टेस्टिंग, बायोफिल्टर, बायोमीडिया, और अमोनिया और अमोनियम आयन दोनों पीएच के ऊपर कैसे निर्भर हैं, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। आरएएस टैंक प्रोडक्शन में पानी की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी अच्छी फ़िश की ग्रोथ होती है और बायोफिल्टर की एफिशिएंसी बहुत तगड़ी रहती है। इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को हम लोग पहले वीडियो डाल चुके हैं। आज हम लोग नाइट्राइट, अमोनिया और नाइट्रेट पर चर्चा करेंगे। अमोनिया मछली द्वारा छोड़ा जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है और ये मुख्य रूप से गिल से अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है। अमोनिया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है। प्रत्येक 100 ग्राम 32% प्रोटीन फीड से अनुमानित 5.12 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन का उत्पादन होता है, क्योंकि प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर देखिए, ये फीड देने का एक चार्ट है तिलापिया का। इसमें आप यहाँ देखें कि प्रोटीन और फैट का रेशियो दिया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना होगा, उसको खिलाने पर अमोनिया का जनरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में अमोनिया नाइट्राइट में और नाइट्राइट नाइट्रेट में परिवर्तित होते हैं। मछली जो एक्सक्रीशन करती है और कुछ अनईटन फीड रहता है, उन दोनों से टोटल अमोनिया नाइट्रोजन की उत्पत्ति होती है, जिसमें अमोनिया और अमोनियम आयन है। ये टॉक्सिक पदार्थ हैं, मगर सौभाग्य से अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको नाइट्रोसोमोनास बोलते हैं। ये नेचर में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टोटल अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देता है। नाइट्राइट फिर बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए सौभाग्य से एक और बैक्टीरिया होता है जिसको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट टॉक्सिक नहीं होता है, और नाइट्रेट को निकालने का आरएएस में एक ही तरीका है, उसे पानी चेंज करके हम लोग निकाल देते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है उसे लगाना। नॉन टॉक्सिक जो इसका लेवल है वो 200 ppm से कम रहेगा तो नॉन टॉक्सिक रहेगा। तो ये मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इनपुट है जो खाने से आता है और रिमूवल होता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से आरएएस के अंतर्गत। अमोनिया और नाइट्राइट दोनों ही मछलियों के लिए बहुत जहरीले होते हैं, और इसीलिए उन्हें हटाने के लिए रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में ये प्रमुख प्रबंधन समस्याएं हैं। इन पर बहुत कायदे से ध्यान देना चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग और अमोनिया के बारे में जानते हैं। अमोनिया जो पानी में दो रूपों में मौजूद होता है, एक आयोनाइज्ड फॉर्म होता है जिसको अमोनियम आयन कहते हैं, और दूसरा अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है जिसको अमोनिया कहते हैं। ये मछली के लिए जो है अत्यधिक विषैला होता है। एक दूसरे में इनका परिवर्तन जो है वो पीएच और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर अनआयोनाइज्ड अमोनिया ट्रॉपिकल मछलियों में धीमी गति से विकास और उत्तक की क्षति का कारण बनता है। यहाँ तक कि अगर 0.05 ppm का निम्न स्तर भी लगातार मेंटेन रहे और इसका लंबा एक्सपोजर हो तो ये हानिकारक हो जाता है। पानी में मौजूद जो अमोनिया होती है उसकी मात्रा पीएच और तापमान पर निर्भर करती है कि वो अनआयोनाइज्ड रहेगा कि आयोनाइज्ड रहेगा। इसके लिए पहले एक हमने वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक यहाँ है, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस तरह से जो है किसी खास टेम्परेचर और ख़ास पीएच पर जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो कितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म देगा जो हानिकारक होता है, उसके बारे में गणना की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएच 7 से थोड़ा आगे है, तो फिर जितना भी वहाँ टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में ही बदला रहेगा, तो वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं आएगा। लेकिन ये कर्व बहुत स्टीप है, बहुत अचानक से ऊपर उठ जाता है, इसलिए ज़रा सा भी पीएच चेंज होता है तो जो हानिकारक वाला अमोनिया है उसकी संख्या बढ़ जाती है। पीएच और तापमान के साथ हर दिन अमोनिया की निगरानी की जानी चाहिए। यदि कुल अमोनिया की सांद्रता में वृद्धि पाई जाती है
तो ये भी हो सकता है कि बायोफिल्टर ख़राब है, या बायोफिल्टर की जो डिज़ाइन की क्षमता है वो आपके फीडिंग दर के हिसाब से जो अमोनिया नाइट्रोजन का उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा को संभाल नहीं पा रहा है। ये बायोफिल्टर देखिए हमारे यहाँ है, इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ताकि इकट्ठा ये फेल ना हो जाए। इसका ये जो ब्राउन कलर है ये इस बात का सूचक है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बैक्टीरिया बने हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। आमतौर पर भोजन के बाद प्रोटीन का जो पाचन हो जाता है तो उसके मेटाबॉलिज्म के कारण जो अमोनिया है वो अपने चरम सीमा पर बढ़ जाता है। और हम लोग ने अपने यहाँ देखा है, जब हम लोग आरएस का कल्चर करते थे, एशियन सी बैस का, तो उसमें 90 मिनट बाद ही जो विस्टा है वो आने लगते थे। तो हम लोग का जो ऑटोमेटिक वाल्व है उसको इस तरह से सेट किया था कि वो 90 मिनट बाद हर आधे आधे घंटे बाद खुलने लगे और उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम निकाल देते थे ताकि अमोनिया की समस्या आने ही ना पाए। जो टेस्ट किट बाज़ार में उपलब्ध है वो दो तरह की रीडिंग देती हैं, या तो वो टोटल अमोनिया की रीडिंग देंगे या फिर वो सिर्फ टोटल अमोनिया नाइट्रोजन की रीडिंग देंगे। तो ये किट जिससे हम लोग API का इस्तेमाल करते हैं इसमें अमोनिया का टेस्ट होता है, यानी कि NH3 और NH4+ आयन का। ये टैन नहीं बताता। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो टोटल अमोनिया है वो 0.5 दिखा रहा है, यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, इसको ppm भी कहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी किट है आपके पास। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन देख लीजिए कि अगर आपको 10 से टोटल अमोनिया बनाना है तो 10 को 1.29 से गुणा कर दीजिए, और अगर आपके पास टोटल अमोनिया का क्वांटिटी है और उसे आप 10 बनाना चाहते हैं तो उसे 0.775 से गुणा कर दीजिए। RAS में रेगुलर आप पैरामीटर्स की चेकिंग करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपका RAS सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, बायोफिल्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बायोफिल्टर में कुछ सतह से जुड़े हुए सक्रिय रूप से बढ़ते हुए बैक्टीरिया होते हैं, सरफेस से अटैच्ड, और बायोफिल्टर अगर विफल हो गया तो या तो बैक्टीरिया मर गए हैं, या तो प्राकृतिक रूप से उनकी उम्र बढ़ गई है इससे वो मर गए हैं, या कोई केमिकल आपने यूज़ किया है उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या pH कम हो गया है, या टोटल एल्कलिनिटी आपकी 100 ppm से कम हो गई है, या और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका बायोफिल्टर अच्छी तरह से काम करना बंद कर सकता है। बायोफिल्टर को इस इरादे से डिज़ाइन किया जाता है कि जब बैक्टीरिया जो कोशिकाएं हैं जो सक्रिय हैं, जब वो बढ़ती हैं, उनका विकास होता है, तो वो जो पुराने वाली हैं वो वहाँ से हट जाएं और नई बैक्टीरिया जो है वो उनके लिए जगह बन जाए ताकि वो उस सतह पर आसानी से उतर जाएं। फिर भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशंस में भी सारे बैक्टीरिया वहाँ से हट जाएं, जैसे कि आप बहुत ज़ोरदार कोई सफाई कर दें या एरेशन को बहुत ज़्यादा विगरस कर दें, तो उससे भी बैक्टीरिया जो है वो सतह से छूट जाएंगे और बायोफिल्टर से हट जाएंगे। ये बायोफिल्टर है, इसमें एरेशन चल रहा है लेकिन वो इतना विगरस नहीं है कि वो हमारे बैक्टीरिया को हटा सके। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। यहाँ पर देखिए माइल्ड एरेशन है ताकि पानी का अच्छी तरह से घुमाव भी होता रहे, बायोमीडिया भी अच्छी तरह से घूमता रहे और उसमें वॉइडेज बना रहे, पानी के फ्लो को ना रोके, और साथ में बैक्टीरिया जो सरफेस से अटैच्ड है वो छूट भी ना जाए। अगर आप कोई भी रसायन मिला रहे हैं यानी कि उपचार कर रहे हैं मछलियों का और आपके बायोफिल्टर में बाईपास का सिस्टम नहीं है तो सिस्टम का पानी फिर बदला जाना चाहिए। बायोफिल्टर को फिर से सक्रिय करना पड़ेगा, उसमें 3 से 4 सप्ताह लग जाएगा और pH को जो है बहुत ज़बरदस्त आपको ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करना होगा। और pH रेगुलेशन के लिए मशीनें आती हैं, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कली है वो भरा रहता है और सेटिंग के साथ ये जो है डोजिंग करता है, pH का रेगुलेशन करता है। और अगर इसको हम लोग किसी pH के सेंसर से जोड़ दें तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको बता दिया जाए कि भाई 6.8 से 7.2 के बीच में रहो। तो नाइट्रिफिकेशन जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उससे pH लगातार गिरता रहता है सिस्टम का। तो ये देखेगा जब 6.8 से नीचे जाएगा तो ये उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिला के उसे फिर 7 के आसपास कर देगा। बायोफिल्टर के प्रदर्शन में अगर किसी प्रकार की रुकावट आती है तो जितनी देर आपकी अवधि है उसकी डिसरप्शन की, उस दौरान आपको खाना वो कम कर देना चाहिए, या अगर संभव हो तो खाना आप बंद भी कर सकते हैं। पूरी तरह से पानी की अदला बदली अगर की गई है तो उसके बाद भी आप खाना अगर खिलाना शुरू करेंगे
तो कुछ ही घंटे में अमोनिया नाइट्राइट जो है वो बहुत चिंताजनक स्तर तक बढ़ सकता है। बायोफिल्टर पूरी तरह से क्रैश हो जाए, इसकी संभावना को कम करने के लिए बायोफिल्टर को अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया जा सकता है, उन्हें सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। इससे क्या होगा कि एकदम से फेलियर होगा तो पूरा सिस्टम आपका नहीं जाएगा बायोफिल्टर का, और कोई दूसरा बायोफिल्टर अगर आपको ज़िंदा करना है, नया शुरू करना है, तो उसके लिए इसके अंदर से जो इसके अंदर थोड़ा बहुत स्लज नीचे पड़ा हुआ है उसको आप उठा करके किसी फ्रेश बायोफिल्टर में डालेंगे तो उसमें वो सीड का काम करेगा। आरएएस में रेगुलर पैरामीटर्स की चेकिंग बहुत ज़रूरी है, तभी पता लगता है कि आरएएस आपका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। एक बायोफिल्टर को पूरी तरह से उस चरण तक सक्रिय करने में जहां पर वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की पर्याप्त आबादी को बना ले और जो भी आपकी कल्चर की फीडिंग दर है उससे जो भी अमोनिया और नाइट्राइट पैदा हो रहा है उसे हटाने में अच्छी तरह से सक्षम हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन से कम नहीं लगता है। और ये जो एक्टिवेशन फेज़ रहता है, इस दौरान जो आपकी नॉर्मल फीडिंग दर होगी आरएएस की, उससे बहुत नीचे के लेवल में आपको जो फीडिंग करनी चाहिए। बायोफिल्टर को प्री एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि पूर्व सक्रिय करने के लिए, ये एक प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। ये काफ़ी मददगार होती है, लेकिन ये पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बायोफिल्टर को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो व्यावसायिक रूप से आपको उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनके साथ आप बीजारोपण करके 15 दिनों की अवधि में, और उसमें जो है पहले से हम लोग कुछ विकास के जो माध्यम हैं वो प्रदान करें तो ये सक्रिय हो जाता है 15 दिन के अंदर। और उसमें क्या क्या डालना है वो हम आपको भी बता देते हैं। उस ग्रोथ मीडियम में जिसके अंदर बायोमीडिया पड़ा हुआ है, एरेशन चल रहा है, उसमें अमोनिया नाइट्रोजन 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होना चाहिए। कुछ ट्रेस एलिमेंट हो और कुछ बफरिंग एजेंट हो। बफरिंग एजेंट सबसे बढ़िया होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा आपके किचन में उपलब्ध होता है। ये ऐड करके पीएच को 7.2 के आसपास मेंटेन रखा जा सकता है। और जो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो ये है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालेंगे हम, ताकि वो आप इस हिसाब से डालें कि आपका पीएच को वो बफर कर सके। और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपको खाने वाला सोडा डालना पड़ेगा, जिससे कि बफरिंग हो और पीएच लगभग 7 के आसपास बना रहे। बायोफिल्टर एक्टिव हो जाए तो उसके बाद मेन सिस्टम में लाने के पहले उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है उसे निकाल देना चाहिए। बायोफिल्टर के एक्टिवेशन के दौरान मछलियाँ मर भी सकती हैं, क्योंकि उस समय लोगों को ज़्यादा खाना खिलाने की एक टेंडेंसी भी होती है शुरू में, उससे ज़्यादा अमोनिया बनता है और बायोफिल्टर जो है शुरू में उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी की वजह से मछलियाँ मर सकती हैं। आप शुरू में अमोनिया का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, मछलियाँ खाना खाना बंद कर देती हैं, और आपको दिखाई देंगे कि मछली जो है सतह पर आ करके एक चक्कर मार रही हैं, घेरा बना रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मछली एक साथ ग्रुप बना के, और ख़ास तौर से जहाँ पर एरेशन डिवाइस आपकी लगेगी वहाँ पर आती हैं, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया इसको संभालने का तो मॉर्टेलिटी होने की पूरी संभावना होती है। जैसे ही ये स्थिति दिखाई दे उस समय फीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट साइन है हाई अमोनिया का। और अगर पीएच 7 के आसपास है तो मछली हो सकता है कोई स्ट्रेस का साइन आपको ना दिखाए, अमोनिया फिर भी ऊंचा होगा, लेकिन उस समय अमोनिया जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में जो टॉक्सिक होता है वो बहुत कम संख्या में होगा। जैसे ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में नाइट्रोसोमोनास स्थापित हो जाते हैं, वो जल्दी से फिर अमोनिया का निस्तारण करना शुरू कर देते हैं और उसे नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये रूपांतरण पहले 15 दिनों में होता है, और अगर आप फीडिंग कम करेंगे या बंद करेंगे तो भी ये जारी रहेगा। एक बार फिर से मछलियाँ वो एरेशन पॉइंट के आसपास राहत लेने की तलाश करेंगी, और यदि यहाँ पर फिर से आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो फिर से जो है मॉर्टेलिटी होगी, अच्छी खासी संख्या में मछलियाँ मरेंगी, क्योंकि दूसरे ग्रुप वाला नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर वो अभी स्थापित हुआ नहीं है, और जैसे ही वो स्थापित हो जाएगा उस दो नाइट्राइट का स्तर कम होता जाएगा। ज़्यादातर मामले में अमोनिया 0.02 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर के स्तर पर मछली के लिए हानिकारक होती है। अमोनिया को 0.02 मिलीग्राम पर लीटर से कम रखने के लिए अलग अलग पीएच पर टैन को ग्राफ में दिखाया गया है। जो निचला पीएच स्तर है, जहां पर 0.02 मिलीग्राम पर लीटर की अमोनिया
की सीमा का समर्थन करता है वो ये है, 7 से थोड़ा पहले और 7 से थोड़ा आगे, मतलब समझ लीजिए 6.8 से 7.2 के बीच में। यहाँ पर अमोनिया वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है और उसकी संख्या बहुत कम होती है, तो वो मछली के लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर बायोफिल्टर की दक्षता कम हो जाती है, क्योंकि कम पीएच पर जो टैन उपलब्ध है वो कम हो जाता है। तो ये विरोधाभास हो गया यहाँ पर। इसके लिए जो आरएएस एक्वाकल्चरिस्ट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बायोफिल्टर को कैसे ट्यून करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है, सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने अगर कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।